जैन एवरीबॉडी। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज की क्लास में फर्स्ट क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, और हम क्यों प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, तो उसका क्लास का जो लिंक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप पूरे इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप चलता है बीपीएससी का, उसको ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखकों के बारे में। प्राचीन भारत के बारे में 18वीं शताब्दी के बाद सिका हुआ बहुत सारे लेखक आए और उन्होंने प्राचीन भारत के बारे में लिखना शुरू किया। इसमें दो तरह के लेखक होंगे, एक उपनिवेशवादियों के विचार होंगे, उपनिवेशवादी लेखक होंगे, और एक भारतीय लेखक होंगे। पहले हम लोग उपनिवेशवादी लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग आखिर भारत के प्राचीन भारत के बारे में किस तरीके से प्रासंगिक बयान दिया है, किस तरीके से उन लोगों ने बुक में लिखा है भारत के बारे में। अच्छाइयाँ कितनी है उसमें, बुराइयाँ कितनी है, कितनी उसमें सच्चाइयाँ है, इस चीज़ को देखेंगे कौन कौन सी बुक है और किसने लिखा है। और सेकंड हम लोग उसके बाद देखेंगे कि उसके जवाब में ही जो औपनिवेशवादी थे उसके जवाब में ही भारतीय लेखक ने कैसे बुक को लिखा था। उपनिवेशवाद में बोल रहा हूँ तो आप समझ नहीं रहे होंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई भी विदेशी कोई दूसरा देश किसी दूसरे एक देश पर आ करके और वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करता है, या वहाँ पर आ करके अपने अपने कल्चर को अडॉप्ट करता है, अपने अपने सांस्कृतिक जीवन को वहीं पे रखता है। जैसे ब्रिटेन भारत पे आकर के भारत पे शासन किया था, भारत के लोगों को अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना सिखा रहा था। ठीक है, मतलब कि अपने यहाँ का कल्चर ला करके भारत में रख लिया था, तो वो लोग उपनिवेशवादी कहलाते हैं। मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना, व्यापार वाणिज्य करना, वहाँ अपनी कंपनी का प्रभुत्व स्थापित करना, ये उपनिवेशवादी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश कंपनी जो आई थी, इंग्लिश लोग जो आए थे भारत में, तो लोग एक उपनिवेशवादी थे। ठीक, क्या थे? उपनिवेशवाद थे। तो चलिए, अब उपनिवेशवादियों से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जब वो लोग आए भारत में, तो लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उन लोगों का मंशा ये था कि भारत को नीचा दिखा करके भारत पर मैं राज्य स्थापित कर सकता हूँ, क्योंकि भारत में उस तरीके का उसमें यूनिटी नहीं था। भारत के पास एक उस तरीके का पॉलिटिकल बेस नहीं था, राजनीतिक कोई केंद्रीकृत कोई इतना बड़ा पार्टी नहीं था, कोई इतना बड़ा सम्राट या राजा नहीं था। इसलिए वो लोग मौका का फ़ायदा उठाना चाहा, और वो लोग चाहे कि पूरे भारत को मैं अपने नियंत्रण में कर सकता हूँ। अपने राजनीतिक और आर्थिक हित दोनों को ध्यान में रखते हुए वो लोगों ने इस तरीके का काम करना शुरू किया। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। चैप्टर 2 है, मेरे 2 है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। देखिए, उपनिवेशवादी के विचार क्या है। शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों, जीवन चरित्रों और ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा। देखिए, भारत बहुत सदियों से, मतलब सबसे पुराना, अगर भारत का पूरे विश्व में इतिहास देखा जाए तो भारत का ही है। सबसे पुराना नगर, अगर कोई नगरीय सभ्यता मिली है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, हड़प्पा सभ्यता। और उन लोगों ने किस तरीके से, देखो, भारत को विपरीत तरीके से बताया है। तो इसमें क्या है कि भारतीय, बहुत सारे शिक्षित भारतीय, बहुत पहले बहुत सारे चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त कहते हैं, यहाँ पे कौटिल्य ने बहुत सारे पुस्तक लिखा, कालिदास ने बहुत सारे पुस्तक को लिखा था। तो हमारे यहाँ शिक्षित लोगों की कमी नहीं थी और बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वालों की कमी नहीं थी। ठीक है, महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, ठीक है, उसके बाद तो तुलसीदास, ये सभी लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, और पारंपरिक इतिहास उसमें पूरे अच्छे तरीके से लिख करके सार्वगर्भिक तरीके से रखा था। तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। लेकिन क्या होता है कि इस प्राचीन भारत के इतिहास के में आधुनिक ढंग से, अब आधुनिक ढंग से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अब नए तरीके से, नए सोच विचार के साथ इसका अनुसंधान 18वीं सदी में, मतलब 1700 ईस्वी के बाद, उत्तरार्ध में 1700 ईस्वी के बाद, 1750 ईस्वी के बाद, 18वीं शताब्दी के आसपास, 18वीं 1750, 60, 70, 80 के आसपास में आरंभ होता है। ठीक है, ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया, देखो यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में आ भी गया। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ। ब्रिटेन वाले जब यहाँ शासन कायम करने आते हैं, जब भारत में शासन कायम करने आते हैं, तो अब उन्होंने अपने औपनिवेशिक प्रशासन के हित में, अपने औपनिवेशिक प्रशासन, अपने व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक संप्रभुत्व हासिल करने के लिए उसे ये आवश्यकता प्रतीत होता है प्राचीन भारतीय इतिहास में छेड़छाड़ करने का।
अब इस प्राचीन भारतीय इतिहास को गलत तरीके से दिखा करके मैं इस पर कब्जा करूँगा। ठीक है, देखिए क्या करता है ये लोग, देखिए बहुत ही मजा आएगा कैसे ब्रिटिश लोग किस तरीके से, क्या मैं बोलूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास को किस तरीके से इन लोगों ने उथल पुथल करके रख दिया। हमारे जो पुराने लेखक थे, बड़े बड़े महाकाव्य को रचयिता थे, उन सभी के ऊपर पानी फेरने का प्रयास किया इन लोगों ने। जब 1765, याद रखना 1765, अब कहोगे 1765 क्यों आया? 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। इस बात को ध्यान देना, 1765 में क्या, बिहार और बंगाल, उससे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही हुआ करता था। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही हुआ करता था। तो बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गया दोनों। कब? 1765 में। तो मैं बताता हूँ 1765 में ही क्यों आया। आपको पता होगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था आपको बता दूँ, मुझे याद नहीं है लेकिन याद है मुझे। क्या हुआ था? मीर कासिम, और उसके बाद क्या था, शाह आलम द्वितीय, और एक अवध के नवाब था शुजाउद्दौला। ये तीनों ने संयुक्त रूप से क्या किया था, बक्सर का लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध में। लेकिन इसमें बुरी तरह से हार हो गई थी, और इसी के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई थी भारत में, ब्रिटिश कंपनी की। और उसने क्या किया, 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई शुरू हुई थी। इसमें हार के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज का उस समय सेनापति या था रॉबर्ट क्लाइव, उसने क्या किया, दो संधियाँ की, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को। दोनों दो संधि हुआ। कहाँ? इलाहाबाद की संधि के नाम से उसको जाना जाता है। क्या? इलाहाबाद की संधि किससे, उसके नाम से उसको जाना जाता है। 12 अगस्त और 16 अगस्त को दो संधि हुआ था। पहले में मुगल शाह के साथ हुआ था संधि, और दूसरा संधि हुआ था शायद शाह आलम द्वितीय के, पहला शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। और उसी में बंगाल और बिहार को लोगों ने ले लिया लीज पर, कि अब हमें बिहार, मतलब कि उस संधि में ये बातें हुई कि बिहार और बंगाल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा 1765 का मतलब यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, तो आपको पुराने चीज़ों को देख रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास से इसको रिलेट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्लास लेने की ज़रूरत होती है, डिस्कशन की ज़रूरत होती है। और उन्होंने क्या किया, आया तब जब ईस्ट बिहार और बंगाल को ले लिया, और बिहार और बंगाल में क्या था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंदू शासक थे। तब शासकों के हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ा। अब हिंदू में न्याय व्यवस्था का जो न्याय व्यवस्था करने में उन लोगों को कठिनाई, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता रहेगा तभी ना, हमारे यहाँ कैसे शादी विवाह होता है, हमारे यहाँ कास्ट का किस तरीके से, कास्ट को लेकर के किस तरीके का भेदभाव है, यहाँ पे कैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंस है, अपर कास्ट के बीच में उस समय लोअर कास्ट जा नहीं सकते थे, उसके समीप बैठ नहीं सकते थे, छुआछूत वाला बात चलता था। तो इस चीज़ को समझना उसके लिए डिफ़िकल्ट था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वो लोग को कुछ नहीं पता था भाई। वो लोग अलग कल्चर से, वो लोग यूरोपियन थे, हम लोग एशिया का सबसे नीचे की ओर है। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस था, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने क्या रास्ता अपनाया, सो देखिए क्या रास्ता अपनाता है। जब हमारे कल्चर को लोग नहीं समझ पाता है तो वो लोग क्या करता है, सो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे, अब देखो वो लोग क्या करता है कि 1776 में सबसे अधिक प्रमाणित, भारत में बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। ठीक है, जैसे मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, ये सब सबसे प्रमाणित। और जो मनुस्मृति है, क्या है वो, सबसे पुरानी स्मृति है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति का मतलब क्या होता है? मनुस्मृति में पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज, उसके कल्चर के बारे में, उसके जीवन के हर रहस्य के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है मनुस्मृति में। ठीक है, और इसका अंग्रेजी तो, क्योंकि ये मनुस्मृति किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में था। मनुस्मृति संस्कृत भाषा में ही था ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस भाषा में था। मुझे लगता है संस्कृत में ही था। और इस मनुस्मृति का को संस्कृत भाषा में नहीं पढ़ पाते थे अंग्रेज, तो उन लोगों ने क्या किया कि उसे अनुवाद किया इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में उस मनुस्मृति को अनुवाद किया कि देखते कि यहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि बुक के माध्यम से वो लोग जान सकते थे। उन लोग यहाँ के लोगों का लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता था। तो उन लोगों ने उस बुक को, मनुस्मृति जो लिखा था, उस बुक को क्या किया, ट्रांसलेट किया, और उसका नाम दिया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। याद रखिएगा, मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उसका नाम हुआ ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से उसको जाना जाने लगा। उसके बाद हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य के लिए, हिंदू के दीवानी न्याय कार्य के लिए क्या होते थे? पंडित होते थे। जो ब्राह्मण लोग होते थे है, वो आज भी ब्राह्मणों का क्या है कि समाज में हर काम जो भी चीज़ होता है सब कुछ ब्राह्मण ही देखते हैं। शादी का डेट हो, जनेऊ का डेट हो, ठीक है, या कहीं आने जाने का डेट हो, मतलब कि जो
प्राचीनतम जो परंपराएं हैं, प्राचीनतम रीति रिवाज है, उस सब के बारे में ब्राह्मण लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। ठीक है। और मुसलमानों में एक होता है मौलवी, उन लोगों को मुसलमान के रीति रिवाज, उसके धार्मिक धार्मिक जो भी रीति रिवाज होते हैं उससे रिलेटेड मौलवी को, और हिंदू में जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उससे रिलेटेड पंडित को, ब्राह्मण को माना जाता है, और वो लोग होते भी है। तो उन लोगों ने ब्रिटिश जजों के साथ इन लोगों को लगा दिया ताकि रियलिटी पता चल सके कि क्या रीति रिवाज अक्सर इस दो यहाँ पे भारत में और बिहार और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या डिफरेंस है, हिंदू में क्या किस तरीके से जाति विभाजन का है, ये सब रीति रिवाज क्या है। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने का प्रयास आरंभ हुआ। मतलब प्राचीन कानून क्या, किस तरीके का कानून है इन लोगों में, क्या रीति रिवाज है लोगों में रहने सहने का, किस तरीके का ढंग है, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी से चला। और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में, कब 1784 में, याद रखिएगा 1784 में कलकत्ता में, ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। और एक 1815 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई का, और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना होती है लंदन में, 3। ठीक है। तो 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होता है वो सर विलियम जोन्स करते हैं, जो कि एक सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं ब्रिटिश। ठीक है। यहाँ पे देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने करता है, सर विलियम जोन्स करता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेज ब्रिटिश बंगाल, ठीक है, ब्रिटिश यहाँ पे बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे मद्रास में, और बंगाल मद्रास, और एक क्या है यहाँ पे मुंबई में, यहाँ पे मुंबई में। ठीक है। इस तीनों जगह पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था, और स्टार्टिंग में लोग यहीं पे अपना प्रभाव जमाना शुरू किए थे। तो बंगाल में देख सकते हो आप लोग, 1 मिनट, बंगाल में हो गया। उसके बाद क्या था, इसी ने नामक सिविल सर्वेंट 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम एक कालिदास के द्वारा रचा गया है, नाटक ग्रंथ है। ठीक है। और इसका अनुवाद उन लोगों ने करवाया। ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद उन्होंने करवाया। किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ, हिंदुओं का सबसे परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ जो भगवत गीता है, बहुत ही, मतलब कि भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप लोग समझ आइए। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस ने करवाया। ठीक है। याद रखिएगा। सबसे पहले क्या किया गया, अंग्रेजों ने 1776 में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज नाम दिया, किसको अंग्रेजी में अनुवाद करके, मनुस्मृति का। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। उसके बाद इसी ने क्या किया, अभिज्ञान 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। क्यों अनुवाद करवाया, इसका अनुवाद करवाने का क्या कारण था, क्योंकि उन लोग को ये संस्कृत भाषा समझ में नहीं आता था, और इसलिए लोग इसको ट्रांसलेट करके, और इस बुक में क्या था कि पूरे भारत के बारे में, प्राचीन भारत में जो लोग रहते थे, किस तरीके का रीति रिवाज था, किस तरीके से उन लोगों के अंदर भेदभाव प्रचलित था, क्या उन लोगों का रूल रेगुलेशन, क्या कानून था। ठीक, ये सारी चीज़ उसमें A to Z चीज़, हमारे रहने रहस्य का हर चीज़ इसमें लिखा हुआ था। इसको जानने के लिए कि जान करके उसकी कमजोरियों को निकालेंगे, और उस पर अंग्रेज काम करके इस पर अपना शासन जमाना शुरू करेगा। इसको करिए। उसके बाद भागवत गीता को 1785 में विल्किंस ने क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। उसके बाद 1804 में, 1815 में हम बता दिए हैं, मुझे याद नहीं था, 1804 में ही क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और 1823 में लंदन में, ये सही है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, भारतीय विद्या के अध्ययन का सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मुलर ने। आप मैक्स मुलर के बारे में सुने होंगे। मैक्स मुलर ही के द्वारा ही बताया गया है कि जो आर्य थे भारत में, जो आर्य आए थे ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में, जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, मतलब ईरान अफगानिस्तान से, यूनान वो लोग थे, यूनान मतलब मध्य एशिया के वो लोग हैं। तो इस मैक्स मुलर का ही जो विचार है वो सर्वमान्य रखा गया है। तो यही मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर जर्मनी का है। ठीक है। और इसका, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीतता है, ये जर्मन है लेकिन इसका जीवन कहाँ बीतता है, इसका जीवन बीतता है इंग्लैंड में। मैक्सिमम टाइम ये इंग्लैंड में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। 1857 के विद्रोह ने 1857 में भारत में क्या हुआ था, बहुत बड़ा सैनिक विद्रोह हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। 1857 का विद्रोह हुआ, इसमें बहुत
मतलब ब्रिटिश कंपनी को भी बहुत सारा नुकसान हुआ। उस समय 1857 का एक विरोध, संगठित विरोध नहीं था, नहीं तो 1857 में बस एक कदम और बढ़ता भारतीय तो उसमें ब्रिटिश कंपनी हार जाती और उसे यहीं से झोला बोला लेकर के अपना घर चला जाना होता। लेकिन क्या था कि भारतीयों में उस समय एकता नहीं था, मतलब कि आपको पहले ही से बताते आ रहा हूँ, डाइवर्सिटी है बहुत सारा भारत में। सभी लोग अपने अपने स्तर पे अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने लड़ना शुरू किया अपने अपने जगह पे। एक संगठित केंद्रीकृत जो केंद्रीकृत प्लानिंग जो होता है वो नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे 1857 के विद्रोह में भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और लेकिन फिर भी उसमें अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भारत के जो लोग हैं अगर ये यूनाइट हो गए तो हमारे लिए चुटकी का काम है हमें यहाँ से मसल करके भगा देना। ये लोग जब अपने अपने स्तर से लड़ रहे हैं तो इतना हम लोगों को प्रभावित, हम लोग को इतना परेशान कर दिया। तो उन्हें यह महसूस हो गया, क्या महसूस हो गया, उन्हें यह महसूस हो गया, ये है मेरा पेज, ठीक है, कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उसे महसूस हो गया कि जिस विदेशी लोगों पर, मतलब जिस भारतीयों पर हमें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त होना करना होगा। समझ में आया क्या कह रहा है ये, कि उसे महसूस हुआ कि किसी भी विदेशी पर या भारत पर हमें अगर शासन करना है तो उसके रीति रिवाज, उसके समाज में रीति रिवाज क्या है, उसके अंदर की सामाजिक व्यवस्था क्या है, और उसके अंदर के गहन ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए क्या गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। भाई में मान लीजिए कि कोई अंग्रेज है जिसे साहब कहा जाता था, साहब पुराने ज़माने में अंग्रेज को, जो बड़े बड़े कोठियाँ निर्मित करके अलग अलग क्षेत्र में रहा करता था भारत में। तो वहाँ का साहब जो था, मान लीजिए कि वो क्या करता था, जो यहाँ के बड़े, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 वर्ण था, क्या था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक है, शूद्र और क्या था, वैश्य। मैं इसको 2 ही कैटेगरी में लेता हूँ, एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट। ठीक है, मान लीजिए कि अपर कास्ट के लोग, इसका क्या होता था, इसका एक जैसे मैनेजर ग्रुप में काम करता था अंग्रेज का उस समय। ठीक है, अपर कास्ट के लोग, तो अपर कास्ट मैनेजर ग्रुप में काम कर रहा है तो अपर कास्ट इनके यहाँ है। अब मान लीजिए कि अंग्रेजों का काम हुआ लोअर कास्ट से कोई काम करवाना हो, कोई छोटा मोटा काम, तो वो इसको बुलाएगा। तो लोअर कास्ट का उस समय क्या था कि अपर कास्ट के सामने ये लोग नहीं जा सकता था। ठीक है, बुलाता था, अब ये जाता नहीं था उसके पास, इसको समझ में ही नहीं आता था कि ये आखिर वो आ क्यों नहीं रहा इसके पास, यहाँ पे ये बैठा हुआ है अपर कास्ट के लोग, तो लोअर कास्ट वाले यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ, क्या है नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये लोग को। तो और बात यह था कि लोअर कास्ट के लोगों का उसमें अपर कास्ट के लोगों के पास में नहीं जा सकते थे, छुआछूत चल रहा था। तो इसलिए क्या किया वो लोगों ने, सामाजिक व्यवस्था रीति रिवाज को जानने का प्रयास किया। इस तरह क्रिश्चियनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलता को जाना। क्रिश्चियन जो थे वो सब क्रिश्चियन थे, सारे लोग ईसाई मशीनरी के थे। वो लोग भारत में ईसाई मशीनरी का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। वो लोग हिंदू को धर्म परिवर्तित करवा करके क्रिश्चियन को में मिलाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने इसको दुर्बलता को जानना आवश्यक समझा ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके। वो लोग जानना चाहा कि इस हिंदू धर्म में कमजोरियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, ताकि इस खामियों का उजागर करके लोगों को मोटिवेट करके और हम क्या करेंगे, अपने धर्म में परिवर्तित करवा लेंगे, अपने धर्म का के बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे और इसके धर्म का को नीचा दिखाएंगे और अपने धर्म में परिवर्तित करवा लेंगे। देखो अंग्रेज किस तरीके से काम करता है। और इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकेंगे। और इससे जैसे ही ये लोग क्रिश्चियन में शामिल होगा तो हम लोग भी क्रिश्चियन हैं, तो ये लोग हमारा क्या होगा, एक मजबूत पैठ बन जाएगा। यहीं पे नहीं कहता है किसी के घर में जा कर के ही और अपनी मजबूती को दिखाने लगना। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मुलर ने संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। बहुत सारे भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों को क्या किया, अनुवाद किया मैक्स मुलर ने, ताकि उसको पता चल सके कि इन लोगों में कमजोरियाँ क्या है। ये अनुवाद क्या कहलाया, ये अनुवाद सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट कहलाया। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 50 खंड हुआ करते थे और इससे पता करना शुरू किया कि आखिर भारतीय लोग का शासन व्यवस्था किस तरीके का है, सामाजिक व्यवस्था किस तरीके का है। ठीक है, और इस तरीके का ये सब है, इसको आप पढ़ते जाइएगा एक बार। ठीक है, और इसका बहुत सारे निष्कर्ष में विंसेंट आर्थर स्मिथ, आपको आर्थर स्मिथ के बारे में पता होगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या किया था, 18 जिसका विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई। उसका एक पुस्तक था जिसका नाम हुआ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें प्रकाशित हुआ। विंसेंट अर्ली स्मिथ, उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। मतलब पूरा अच्छे तरीके से पूरा सुव्यवस्थित इतिहास को 1804 में किसने लिखा था, स्मिथ ने। ठीक है, कब, 1904 में तैयार। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखा। जितने भी पुस्तक उपलब्ध था उसको उसने ट्रांसलेट करवा करके उसको पढ़ा, फिर एक नए सिरे से उन्होंने इतिहास को लिखने का प्रयास किया।
और उसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी, और इसमें क्या हुआ, राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दिया। ठीक है, अब वो लोग इतिहास अपने हिसाब से लिख रहे थे क्योंकि वो लोग उससे अभिप्रेरित थे, राजनीतिक दृष्टिकोण से वो लोग औपनिवेशिक दृष्टि से और अपने अपने औपनिवेशिक हित में वो लोगों ने इतिहास को लिखना शुरू किया। ये लोग रियल इतिहास नहीं लिखा। यह लगभग 50 यह लगभग बहुत दिनों तक चला ये इतिहास, और आज भी उसका स्मिथ का जो इतिहास है उसका यूज आज भी होता है, लोग आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक का 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। देखो यह 1 पेज में सिकंदर का आक्रमण खत्म हो जाता है, ये 1/3 भाग में, मतलब कि अगर 30 पेज है तो 10 पेज में क्या करना शुरू किया, ये सिकंदर के बारे में ही लिख दिया। आगे चलते हैं, और क्या क्या सिकंदर का आक्रमण वर्णित का, इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला कहा गया, स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया। ठीक है, कि कोई भी आकर के स्वेच्छा से इस पर शासन कर सकता है, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। ये लोग कहते थे कि भारतीयों को एकता का अनुभव नहीं है, राजनीतिक एकता के बारे में कुछ अनुभव नहीं है। रे बेवकूफ़, इसको पता नहीं कि ये लोग जब नंगे घूम रहा था तो भारत में क्या था, हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, नगरीय सभ्यता उस समय भी हुआ करता था। बात कर रहे हैं राजनीतिक एकता का, तो भले ही हड़प्पा में राजनीतिक एकता नहीं था, लेकिन बता दूं उसके बाद जब अशोक था, जिस समय अशोक के शासनकाल में ये लोग, शायद मुझे लगता है कि ये लोग बस नंगे घूम रहा होता था, और अशोक के शासनकाल में राजनीतिक एकता का प्रमाण मिला। जो शिलालेख था, अशोक का जो शिलालेख था, ये सब जो 13 शिलालेख वगैरह है, स्तंभ लेख, सब सिक्के, इस सब पे तो यही सब लिखा हुआ था भाई साहब। राजनीति वो सब राजनीतिक कारण ही तो था, राजनीतिक एकता ही के लिए तो सब कुछ प्रचलित था। उस शासन व्यवस्था को संचालित करने का वही माध्यम उस समय हुआ करता था। वो एक संविधान होता है, वो लिखित संविधान जैसे हम लोग का भी है, एक पुस्तक है, वो तो उनका संविधान हुआ करता था, पत्थर पे लिखा होता था, बड़े बड़े स्तंभ पे लिखा होता था। वही तो जनता के रूल एंड रेगुलेशंस को, उसके आदेशों को लिखते थे राजा उस पर। इसको समझ में नहीं आ रहा था, ये लोग फिर भी भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था, बाकी ये था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, समझ रहे हो किस तरीके से लिख रहा, अपने बारे में लिख रहा सिर्फ। सारांश है, ब्रिटिश इतिहासकारों भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र उपलब्धियों को नीचा दिखाना। ठीक है, मैं बोलते आ रहा हूँ, यही चीज़ है। मतलब इन लोग का इससे पूरा निचोड़ ये निकलता है कि जो ब्रिटिश इतिहासकार है उसका एक ही व्याख्या है इतिहास को लिख करके बताने का, कि भारत का जो चरित्र है, भारत को जो उपलब्धि है वो बहुत ही नीचा है, बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना, और विदेशी शासन व्यवस्था को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। ठीक है, ये उनका कहना था। आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, इसको पढ़ते चलना। अब क्या होगा, भारतीय लोग आएंगे यहाँ पे, क्या होगा, चलो तो वो सब आप देख लेना, एक बार और पढ़ लेना। मैं बता दिया हूँ मेन चीज़ें। आर्थर स्मिथ ने लिखा था एक पूरे इतिहास को, पुराने इतिहास को पढ़ करके, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट लिखा था। उसमें पूरे भारत को सार्वभौमिक तरीके से लिखा था, और उसमें बढ़ा चढ़ा करके लिखा था, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। ठीक है, ये सब चीज़ें था। अब राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। अब भारत में जो राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रवादी का मतलब होता है अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाला, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचने वाला, राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला। ठीक है, तो राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। अब क्या हो रहा था, भारत के जो राष्ट्रवादी थे, भारत में जो विद्वान थे, ये बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, जो पाश्चात्य शिक्षा उन लोगों ने पाया हुआ था, जो विद्वान बन बैठे हुए थे भारत में, वो सब कुछ देख रहा था कि किस तरीके से भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके लिए भारी चुनौती उभर कर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ मतलब झूठा साँचा कर भारत के अतीत की छवि को धूमिल किया जाए, धूमिल मतलब छवि को खराब किए जाने से चिढ़े हुए थे। तो दूसरी ओर भारत के पतोन्मुख सामंती और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। मतलब कि वो लोग दोनों तरीके से दुखी थे। एक तो कि ब्रिटिश लेखक हैं, वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारत की प्राचीन रीति रिवाजों को नीचा दिखा रहा है, हीन बता रहा है। और दूसरा, भारत में अब सामंती जो भारत के जो लोग हैं उस पतन की ओर जा रहे हैं, भारत का जो सामाजिक अर्थव्यवस्था वो पतन की ओर जा रहा है, और ब्रिटिश आकर के यहाँ आगे की ओर बढ़ रहा है। ये दो चैलेंजेस था किसके पास, भारतीय विद्वानों के पास। अब इन लोगों के पास क्या था, सोच था कि अब हम इसको किसी तरीके से, इस बुक को गलत साबित करें, हम भी अपना हिस्ट्री लिखें और रियलिटी बताएं भारतीयों को, और भारत के लोगों को अभिप्रेरित करें कि तुम्हारे अंदर अपार शक्तियाँ पहले से थी और आज भी है। ठीक है, ये जो इतिहास लिखा गया है ब्रिटिशों के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है, हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है, ये चीज़ें थी। तब क्या हुआ, आगे देखो।
तब उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, अपने भारत के प्राचीन इतिहास के इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उसे समाज को सुधारने में और उसमें बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिले। अब वो लोग ये सोचने लगे कि भारत के इतिहास को इस तरीके से लिखा जाए, ठीक है, ताकि उस समाज को समाज हमारा सुधरे भी, और दूसरा स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य स्थापित हो, जो ब्रिटिश जो हमारे ऊपर राज कर रहा है स्वराज स्थापित करने में सहारा भी मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकारों तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए। हिंदू पुनर्जागरण मतलब हिंदुओं के धर्म का नया नया पुनरुत्थान हो रहा था, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी नहीं थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे, ठीक है, जो तर्क के हिसाब से हर चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव नज़रिए से देखता है, तर्क संगत बातें करता है, उन लोगों ने अपना रुख अपनाए रखा। इसी द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र, इसको याद रखना है आपको, जो हाईलाइटेड किया है उसको याद रखना। राजेंद्र लाल मित्र, इन्होंने वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यंस, देखो हिंदी में क्या है, एरियंस लिखा हुआ है, आप समझोगे नहीं, इंडो आर्यंस है, जो आर्यन होते थे, जो ब्राह्मण आर्य कहलाते थे, जो संस्कृत भाषा का विद्वान हुआ करते थे, उसे आर्य कहा जाता था। तो इंडो आर्यंस है ये, एरियंस नहीं है, ठीक, आर्य नाम की पुस्तक लिखी। किसने? राजेंद्र लाल मित्र। कौन? राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है, इन्होंने एक इंडो आर्यंस पुस्तक लिखी, याद रखना है। ये प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल थे, और इन्होंने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल के लोग गोमांस खाते थे। अब तुमसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने इंडो आर्यंस नामक पुस्तक लिखा है जिसमें बताया गया है कि प्राचीन काल के लोग गोमांस खाया करते थे? तो राजेंद्र लाल मित्र होगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राजेंद्र लाल मित्र ने इंडो आर्यंस नामक पुस्तक लिखा और इसमें बताया कि प्राचीन काल के लोग जो था गोमांस खाया करते थे, ठीक है। और आगे देखना, ये लाइन देखना, कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग से मूलतः भिन्न नहीं है, समझ रहे हो, जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई जा गई है। इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, मैं समझा देता हूँ। कह रहा है भारत के कुछ विद्वानों ने, ठीक है, राजेंद्र लाल मित्र ने तो बताया ही, और भारत के कुछ विद्वानों ने बताया, ब्रिटिश लेखकों ने जो लिखा था कि भारत में क्या है, सामाजिक भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच का भेदभाव है। तो इसमें लिखा था, भारत का लेखकों ने लिखा कि तुम भी उससे छूटे नहीं हो। तुम्हारे जो यूरोप में प्राक औद्योगिक मतलब औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो हो रहा था, उससे पहले तुम्हारे अंदर भी अलग अलग तरीके का भेदभाव था। तुम्हारे अंदर गुलामों का तो खरीद बिक्री होता, जो गुलाम होता था उसका बाजार लगता था, गुलामों का खरीद बिक्री हुआ करता था तुम्हारे यहाँ औद्योगिक क्रांति से पहले, और जो मन होता था तो तुम लोग गुलामों से करवाते थे। बस वही तो हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ भी जो दलित लोग होते थे उससे काम करवाया जाता था, लेकिन उसको उतना प्रताड़ित नहीं किया जाता था जितना तुम लोग गुलामों को प्रताड़ित करता था। और आज तुम हमारे ऊपर थोप रहे हो कि भारत में इस तरीके की वर्ण व्यवस्था है, तुम्हारे यहाँ तुम भी इससे छूटे हुए नहीं हो। भारतीय इतिहासकारों ने लिख करके उसे समझाने का प्रयास किया, और ये सही बात है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में आपको पता होगा आरजी भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महाराष्ट्र के हैं, और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जिसको वीके राजवाड़े हम लोग बोलते हैं, आरजी भंडारकर और वीके राजवाड़े दोनों ने मिल करके एक महापंडित निकले, दोनों समर्पित महापंडित, बहुत विद्वान निकले, जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक दोनों इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। मतलब सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को फिर से लिखने के लिए बहुत ही मतलब कि साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, आरजी विभिन्न स्रोत जुटाने का प्रयास किया। आरजी भंडारकर मतलब रामकृष्ण जी भंडारकर ने सातवाहन, आपको सातवाहन वंश के बारे में पता होगा, ठीक है, मौर्योत्तर काल के बाद आया ना, सातवाहन, शक, कुषाण, ये सब आता है, फिर उसके बाद गुप्त वंश आता है। तो 7वीं शताब्दी के आसपास 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश। एक मिनट यार, कॉल आ गया, सुभाष शर्मा। एक कॉल आ गया था, ठीक है, बच्चे लोग कॉल कर रहे हैं पढ़ने आने के लिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को भी। आरजी भंडारकर ने सातवाहन के दक्कन के इतिहास और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया, ठीक है। देखिए हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते थे, ये आरजी भंडारकर के द्वारा ही लिखा गया बुक है, जिसे हम लोग आज के इतिहास में सीधा पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा था प्राचीन इतिहासकारों को।
आप महान समाज सुधारक थे और अपने शोधों के विधवा विवाह का समर्थन किया। इन लोगों ने विधवा विवाह को समर्थन दिया। जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया इन लोगों ने, ठीक है। जाति प्रथा और बाल विवाह की जो कुप्रथा थी, जैसे छोटे बाल विवाह मतलब छोटे छोटे बच्चों का शादी कर देना, ठीक है, बिना 15-16 साल की उम्र में शादी कर देना। विधवा विवाह का समर्थन किया इन लोगों ने। बीके रजवाड़े, ठीक है, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े थे। उन्होंने विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र के गांव गांव में घूम करके मराठा, आपको महाराष्ट्र में ही तो है, तो मराठा के बारे में जानकारी इकट्ठा करके इन्होंने 28-22 खंडों में पुस्तक प्रकाशित करता है। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं है, किंतु 1926 में उन्हें मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा और हमेशा याद करने योग्य रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ बताया। विवाह के बारे में जो जानकारी है वो वीके रजवाड़े जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक में ही मिलता है अच्छे तरीके से। उसके बाद पांडुरंग बावन काने एक इतिहासकार थे भारत के। उन्होंने संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक थे। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक है। विद्वता जो हमारे पढ़ाई लिखाई की, हमारे हिस्ट्री को लिखने की, जानने की, समाज को सुधारने की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उनका विशाल कीर्ति स्तंभ था हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, धर्म से रिलेटेड जो इतिहास है हमारा उसके बारे में लिखना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इन्हीं का यही सब लिखा हुआ चीज़ें आज हम लोग यूज़ करते पढ़ते, जो भी सब कुछ है इतिहास के बारे में जो भी चीज़ें मिलती है यही लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसमें सामाजिक जो नियम है हमारा, जो नियम कानून आज हम लोग यूज़ करते हैं, ये हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र से ही मिलता है। इसके सहारे प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन भारत का जो सामाजिक प्रक्रिया था हम लोग का उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक जो दाह संस्कार होता है, 16 दाह संस्कार है हम लोग का, सबका इसी सब से मिलता है, यही से मिलता है, इन्हीं लोगों ने लिखा हुआ है। प्राचीन विद्वानों ने राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास और भारतीयों का प्रशासन भी अच्छी जानकारी थी। मैंने पहले ही तुमको बताया था कि भारत के लोगों विद्वानों ने यह सिद्ध करके दिखाया कि जो ब्रिटिश कंपनी आ करके यहाँ भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया, भारत के इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया, उसको ये समझ में आना चाहिए। और भारतीय विद्वानों ने इसका करारा जवाब अपने पुस्तक में दिया कि भारत में राजनीतिक इतिहास बहुत ही पुराना है और भारत के लोगों को इस प्रशासन की अच्छी जानकारी है। भारत में अशोक का इतना अच्छा प्रशासन था कि पूछो मत। पूरे अखंड भारत में अशोक का प्रशासन व्यवस्था प्रचलित था और पूरे साम्राज्य को विस्तारित करके अशोक ने दिखा दिया था कि हम भी एक राजनीतिक इतिहास हमारा बहुत पुराना है, ठीक है। इस विषय की जानकारी इसका श्रेय अधिकारी पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं की पुस्तकें प्रकाशित। अभिलेख मतलब क्या होता था, उस समय राजा जो था अपने बारे में या प्रशासन के बारे में या जनता को कोई जनादेश देना हो तो बड़े बड़े पुरालेख अभिलेख लिखवाते थे। पुरालेख का मतलब होता है पुराने बड़े बड़े लेख, ठीक है, पुराने पत्थर पर लिखा हुआ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है। तो उस पर उसी के सहारे ये लोग क्या किया, रामकृष्ण भंडारकर ने भारतीय राजनीति की एक पुस्तक को प्रकाशित किया। और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है हेमचंद्र राय चौधरी ने। कौन? हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या किया है? राम चौधरी ने, सो देखते हैं चलिए। उन्होंने क्या किया है, हेमचंद्र राम चौधरी ने क्या किया है कि गुप्त काल, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है, इस सब के बारे में है। गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण किया है, गुप्त काल तक का, ठीक है, समझ रहे हो। ईसा पूर्व के 10वीं सदी से लेकर के गुप्त काल तक का इतिहास को हेमचंद्र राय चौधरी जी ने अपने बुक में समाहित कर दिया, ठीक है। तभी तो आज हम लोग पढ़ते हैं कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ पाते। अपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन अपना प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6ठी सदी तक आकर समर्पित हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण में बीए स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों की आलोचना की है, ठीक है। जो बीए स्मिथ जो था, जो भारत के बारे में लिखा था, उसकी आलोचना करते हुए पुस्तक को लिखा भी था। आगे चलते हैं। हिंदू पुनर्जागरण का जो इसमें अधिक पुट आरसी मजूमदार का था, उसके लेख में मिलता है हिंदू के बारे में, हिंदू पुनर्जागरण के बारे में। और उनका खंड था हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल। क्या था? हिस्ट्री एंड कल्चर मतलब प्राचीन इतिहास और कल्चर मतलब सभ्यता, ठीक है, संस्कृति ऑफ इंडियन पीपुल, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। देखो
दक्षिण भारत जो था उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक है, उत्तर दक्षिण, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। तो पश्चिम भारत मतलब उत्तर उत्तर भारत का मतलब क्या हुआ, उत्तर भारत, दक्षिण भारत का मतलब हुआ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, इस साइड। उस पर ध्यान लोगों का नहीं उतना आकर्षित हुआ। क्यों नहीं आकर्षित हुआ, आगे देखते हैं। ध्यान नहीं गया। दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद के नीलकंठ शास्त्री, के नीलकंठ शास्त्री ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भी लिखा। लेकिन उन लोगों ने उसने क्या किया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखा, उसमें भी उसका मार्ग का अनुसरण किया, ठीक है। उन्होंने पूरे उत्तर भारत का, दक्षिण भारत के बारे में कुछ नहीं लिखा, परंतु उन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा, क्योंकि वो साउथ से ही बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपने यहाँ के साउथ इंडिया के बारे में लिखा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी त्रुटि है और विद्वानों का कहना है कि ये पूरे अच्छे तरीके से 100% सही नहीं है। तो ये है, ठीक है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत के बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ उस समय प्रतिपादित की गई थी। आगे चलिए, आगे ये सब पढ़ लेना है आपको, ठीक है। जो हाईलाइटेड पॉइंट है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ये चीज़ें था, ठीक। अब आप इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, मतलब आपको जो चीज़ें था वो समझ में आ गया, ठीक है। आपको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट था वो सब बता दिया हूँ आपको, और आपको इसको 2-3 बार रीड करना है अच्छे से कि कैसे पहले आता है उपनिवेशवाद। और उपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को गलत साबित इसलिए करने का प्रयास किया कि उसका हित हो सके, उसका फायदा हो सके, वो भारत पर आक्रमण करके भारत पर शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके। इसने भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत की रीति रिवाज को, ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को नीचा दिखाने का प्रयास किया। और उन्होंने अलग अलग, उनके लेखकों ने भारत के बारे में, भारत का प्राचीन इतिहास को लिखने का प्रयास किया, जिसमें गलत त्रुटियाँ बहुत सारी थी। इसके जवाब में भारतीय इतिहासकारों ने भी, भारतीय इतिहासकारों के सामने चैलेंज आया कि अब हमें इसकी गलत फहमी को, इसकी नादानी का, इसके बड़बोलेपन का जवाब हमें देना चाहिए। तो भारतीय इतिहासकारों ने भी अपना अपना इतिहास लिखना शुरू किया, जो मैं आपको बताया हूँ, 4-5 लेखक के नाम और बुक का नाम, उसको याद रखना है। और उसमें भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से, सार्वगर्भित तरीके से लिख करके और समाज सुधार की दृष्टि से लिखा गया, ताकि समाज में इसके प्रति लोगों को अभिप्रेरित कर हो और लोग इस ब्रिटिश के विरुद्ध, इस औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध जा करके आवाज़ उठाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, बस इसमें 2 ही चीज़ था, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने क्या क्या इतिहास के बारे में साक्ष्य जुटाया और भारतीय इतिहासकारों ने क्या प्राचीन भारत के बारे में साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। ये चीज़ें थी, दोनों को आपको लिंक करके पढ़ना है कि इसने क्या कहा और इसने क्या कहा, ठीक है। ये तो ये वाद विवाद तर्क, एक तर्क संगत बातें हैं, ठीक है। ये चीज़ें था, आपको नीचे जाना है और इसका क्वेश्चन आंसर आपको करके आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है। भारतीय विद्या संस्कृतविद के बारे में, उत्पादन की शक्ति और संबंध के बारे में आपको आज से स्पष्ट करना है। प्राचीन भारत इतिहास में उपनिवेशवादी इतिहासकार जो हम पढ़े हैं उसके मतों का मूल्यांकन कीजिए। तो सारा लिखा हुआ था, उसका मत क्या था कि जो भारत का जो वर्ण व्यवस्था है भारत में, वो भारत की न्याय व्यवस्था है, वो भारत का जो सामाजिक रीति रिवाज है वो उसके हिसाब से बहुत ही गलत है और उस पर स्वशासन किया जा सकता है, मतलब उस पर शासन आसानी से किया जा सकता है। उसके मूल्यांकन के क्रम में उनके मतों के विशिष्ट उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आपको लिख लेना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में राष्ट्रवादी इतिहासकारों का योगदान का विचार कीजिए। अब राष्ट्रवादी इतिहासकार मतलब भारत का जो इतिहासकार थे, ठीक है, उन लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किस तरीके से किया और भारत को किस तरीके से, भारत के लोगों को उपनिवेशवाद से मुक्त होने की राह पे लेकर गया, ठीक है। ये आपको आंसर लिख करके आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है। कल हम लोग क्या करेंगे, 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3rd चैप्टर क्या है, स्रोतों के प्रकार। हमें प्राचीन भारतीय स्रोत की जानकारी कहाँ से मिलती है, स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण कैसे होता है। हमें बहुत सारे भौतिक अवशेष मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है। उसका अभिलेखों से बहुत सारे साहित्यिक स्रोत है, जो साहित्यिक ऐतिहासिक स्रोत है उससे मुझे पता चलता है और इसी से एक इतिहास बन करके तैयार होता है। तो कल हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को ग्रो करने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है। तब तक के लिए लव यू टू ऑल, जय हिंद।